इस वाले चैप्टर में से क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, नए वेगांतधारी में से चरक संहिता के सूत्र स्थान का 7वां अध्याय है और चरक सूत्र 7 पढ़ेंगे अपन आज। वाग्भट ने नए वेगांतधारी जो चैप्टर है उसको अपनी संहिता में मेंशन करा है और उसी संदर्भ में वाग्भट ने एक कोटेशन लिखा है, रोगा सर्वे अपि जायन्ते वेग उदीर्ण धारणे। अधारणीय वेगों को धारण करने से सभी रोग उत्पन्न होते हैं वाग्भट के अनुसार। इस श्लोक का रेफरेंस आ सकता है और यहां से ये श्लोक फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकता है। जैसे ये लाइन आपको इधर वाली दे दी और ये पूछ ली, इससे मिलती जुलती एक लाइन और भी है, लेकिन जब उधर रोग पढ़ेंगे तब उस पर बात करेंगे। अभी एक साथ लिखवा देंगे थोड़ा मैसी हो जाएगा। चरक और वाग्भट दोनों ने ही 13 अधारणीय वेग माने। क्या होते हैं अधारणीय वेग? अधारणीय वेग से तात्पर्य है कि वो अर्जेज या वो नेचुरल अर्जेज जिनको सप्रेस नहीं करना चाहिए, जैसे मल त्याग, मूत्र त्याग, भूख, प्यास, ऐसे करके टोटल ऐसी 13 चीजें हैं जिनके संदर्भ में ये चैप्टर लिखा गया। फिर उसके बाद में धारणीय वेगों के बारे में बताया गया कि वो मानस भाव, ज्यादातर उसमें मानस भाव है तो उनको धारण करना चाहिए। जैसे अब गुस्सा आ रहा है तो उसको एक्सप्रेस नहीं करना है, सप्रेस करना है। क्रोध आ रहा है, लालच आ रहा है, लोभ है, तो बुरी चीजों को तो क्या करना है, सप्रेस। और जो वेग धारण करने योग्य नहीं है उन्हें सप्रेस नहीं करना। तो धारण करने योग्य वेग नहीं है ऐसे कुल कितने वेग हैं? 13। चरक ने भी 13 माने, वाग्भट ने भी 13 माने। चरक इन 13 में उद्गार मानते हैं, जबकि वाग्भट ने उद्गार नहीं मानकर उसकी जगह कास माना। तो इसको यूके से याद करते हैं अपन कि चरक में उद्गार था, वाग्भट ने उसकी जगह क्या कर लिया, कास। चलिए अब पढ़ते हैं, यहां से शुरू करते हैं चैप्टर को और आगे ना थर्ड कोटेशन देखिए, नए वेगांतधारी क्या क्या है इसमें? 13 मूत्र, पुरीश, रेतस, वात अपान वायु के अर्थ में, छर्दी, शौतु, शौतु है ये छींक के अर्थ में, उद्गार, जृंभा, शुद्ध, पिपासा, वास, निद्रा और निश्वास। और इसी उद्गार की जगह पर वाग्भट ने क्या मान लिया? कास मान लिया। ठीक है, इसी उद्गार के स्थान पर वाग्भट ने कास मान। ठीक, अब यहां पर जो 13 अधारणीय वेग दिए हुए हैं इसमें मैंने आपको चरक वाग्भट तो बोल दिया, सुश्रुत नहीं बोला। तो अधारणीय वेगों को धारण करने से जो रोग उत्पन्न होते हैं उस रोग को सुश्रुत ने उदावर्त माना और 13 के 13 को सुश्रुत ने उदावर्त मानते हुए 13 प्रकार के उदावर्त मान लिए। चरक ने इन 13 में से 6 को ही उदावर्त माना और जो शुरू के 6 हैं वही चरक के 6 उदावर्त। आचार्य भेल ने उदावर्त के 4 भेद माने और इन्होंने भी शुरू के 6 ही माने, छींक और छर्दी को नहीं माना। थोड़ा याद रह जाएगा इजीली, इसलिए छींक छर्दी लिख रहा हूं, बाकी शब्द तो आप जानते हैं इसको छींक को कहते हैं। और एक शब्द होता है शौत। आज पेन ऐसे कैसे चल रहा है भाई? एक शब्द होता है शौत, वो होता है शोथ के अर्थ, स्वेलिंग की। तो ये डिफरेंट चीजें। चलिए शुरू के 6 चरक के 6 उदावर्त और शुरू के 4 भेल के 4 उदावर्त। पहला कोटेशन पढ़ रहे हैं मूत्र वेग विदारण का। बस्ती मेहन शूलम मूत्र क्रच शिरोरुजा विनामो वंशण आना स्यात लिंगम मूत्र निग्रह। अगर कोई व्यक्ति मूत्र वेग विदारण करेगा तो उसमें क्या लक्षण आएंगे? इधर देखिए, ये यूरिनरी ब्लैडर
ये पेनाइल यूरिथ्रा के थ्रू पूरे यूरिथ्रल रूट हो गया, मेल यूरिथ्रा की बात कर रहा हूँ। ये यूरिथ्रल पार्ट हो गया, ये बस्ती वाला पार्ट हो गया, और ये हो गए आपके मूत्र वाहिनियां या यूरिटर वाला पार्ट। बस्ती मेहन शूलम, बस्ती मतलब यूरिनरी ब्लैडर, तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर तो कलेक्शन है, संग्रह होता है मूत्र का, और मेहन के द्वारा मूत्र का त्याग किया जाता है। और यहां पर यूरिथ्रल ओपनिंग के पास में यूरिथ्रल स्फिंक्टर होते हैं। तो किसी भी ओपनिंग को कवर करने वाली जो मसल्स होती है, ऐच्छिक होती है पेशी यूरिथ्रल ओपनिंग वाली, तो ये क्या करते हैं कि मूत्र को धारण करने में हेल्प करती है, ये उसको क्लोज रखती है। जब यूरिनरी ब्लैडर में ज्यादा मात्रा में एक थ्रेशोल्ड लेवल तक मूत्र का कलेक्शन हो जाता है, तो फिर व्यक्ति को ये अर्ज होती है कि उसे मूत्र त्याग करना है। तब ऐच्छिक रूप से जो यूरिथ्रल ओपनिंग है उसके दोनों तरफ जो यूरिथ्रल स्फिंक्टर है वो साइड में होते हैं, और यूरिथ्रा का जो प्रेशर होता है वो हटता है, और यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर का जो मूत्र है वो यूरिथ्रा के थ्रू बाहर आता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये अलार्मिंग सिग्नल मिलने के बाद कि अब मूत्र त्याग के लिए जाना चाहिए और उस मूत्र वेग का विधारण कर रहा है, तो अंदर जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो यूरिन कलेक्शन हुआ है उसका प्रेशर लगेगा यूरिथ्रल स्फिंक्टर्स में। यूरिथ्रल स्फिंक्टर कहां लगे हुए? यूरिथ्रा पे। तो यहां पर पेन वाली कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। इसलिए चूंकि ये पूरा का पूरा जो एरिया है इसको आप वंक्षण कह सकते हैं। ये मेहन वाला पार्ट हो गया, ये बस्ती हो गया। बस्ती मेहन शूलम और किसी में हो ही नहीं सकता 13 में से। अभी टुकड़ा आ गया एग्जाम में, बस्ती मेहन शूलम कौन सा वेग विधारण, तो समझ में आना चाहिए कि यार यूरिनरी ब्लैडर का संबंध शुक्र से तो है ही नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन किस में होगा? शुक्र वेग विधारण में। तो शुक्र से तो उसका संबंध ही नहीं है ना। बस्ती मेन शूल लिखने आंसर क्या होना चाहिए? मूत्र वेग विधारण के लक्षण। आगे लिखा मूत्र कृच्छ। देखिए आयुर्वेद क्या मानता है कि मल मूत्र आदि का निष्कासन अपान वायु का कार्य है, और यहां अपान वायु दुष्ट होती है। क्यों? क्योंकि मूत्र वेग विधारण किया, अपान का अनुलोमन नहीं हुआ। तो जब व्यक्ति लंबे समय तक मूत्र वेग धारण करने के बाद में यूरिनेशन के लिए जाएगा तो होगा ही नहीं उसको एक बार में, या यूं कह लीजिए कि इजीली नहीं मूत्र त्याग कर पाएगा। तो उस स्थिति विशेष के लिए यह मूत्र कृच्छ शब्द का प्रयोग हुआ। फिर आया शिरोरुजा, इसकी बात करेंगे अपन आगे। फिर आता है विनाम। विनाम का मतलब शरीर का आगे की तरफ झुक जाना। तो पेल्विक रीजन में जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें यूरिन कलेक्शन ज्यादा है, वहां के मसल्स पे, वहां के टिश्यू पे प्रेशर है, तो पेन बढ़ता जा रहा है। उस पेन की वजह से शरीर आगे की तरफ झुक जाता है, इसको विराम कहते हैं। नम या नमन झुकने के अर्थ में। विराम शब्द का तात्पर्य वेदना के कारण शरीर का आगे की तरफ झुक जाना। 13 प्रकार के अधारणीय वेगों में मूत्र वेग विधारण और जृंभा वेग विधारण, इन दोनों के अंदर ऐसा आपको मिलता है कि विराम लक्षण के स्वरूप में उत्पन्न होता है। आगे लिखता है वंक्षण आना। वंक्षण प्रदेश तो पूरा ही है, और आना की स्थिति यहां है कि अपान वायु अनुलोमन नहीं होने से अपान वायु वेगुण्य हुआ। अब वो व्यक्ति मूत्र त्याग के लिए जा रहा है तो मूत्र त्याग नहीं कर पा। ये मूत्रातीत एक रोग होता है, बस्ती रोगों में अपन आगे पढ़ेंगे इस पर। तो ये मूत्र वेग विधारण के लक्षण है। यहां पर कुछ सिमिलरिटीज दी हुई है, जैसे बस्ती मेहन शूल ये मूत्र वेग विधारण में आता है, जबकि मेढ्र वर्षण शूल ये शुक्र में आता है। तो आप ऐसे समझो
कि मेड या मेन तो एक ही चीज है, और मेल बॉडी के रेफरेंस हिसाब से सोचे तो शुक्र का भी उत्सर्जन इसी मार्ग से होता है और मूत्र का भी इसी से होता है, लेकिन दोनों का कलेक्शन अलग अलग जगहों पे। बस्ती के अंदर मूत्र का संग्रह होता है, इसलिए मेहन अगर बस्ती के साथ आएगा तो मूत्र वेग विदारण की लाइन है, और अगर मेड वृषण के साथ आएगा तो शुक्र वेग विदारण की लाइन। ठीक, ये शुक्र वाला आगे पढ़ेंगे। विनाम वाला मैं आपको बता चुका, चरक मूत्र वेग विदारण और जन्मा वेग विदारण दोनों में बोलता है। अब एक शब्द है शिरोरुजा। देखो मूत्र वेग विदारण में आपको एक शब्द मिलता है शिरोरुजा, पुरीज वेग विदारण और शौथ वेग विदारण में शिरशूल मिलता है, और निद्रा वेग विदारण में शिरोरोग मिलता है। मैंने यहाँ पे कंपाइल फॉर्म में लिख दिया है, लेकिन जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे समझ में आएगा। बेसिक बात यह है कि मूत्र, पुरीश, निद्रा, शौथ, इनके वेग विधारण करने से इनमें एज ए सिम्टम हेडेक ऐड होता है, लेकिन निद्रा वेग विधारण में शिरोरोग लिखा होगा, तो भी बहुत सी जगह पर संहिताओं में शिरोरोगों को शिरोशूल और शिरोशूल को शिरोरोग समझ के इंटरप्रेट किया होगा। अभी के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मूत्र वेग, पुरुष वेग, शौथ और निद्रा, इनमें शिरशूल, शिरोरुजा, शिरोरोग आता है। एक शब्द यहां आपने पढ़ा मूत्रकृच। देखिए मूत्रकृच जो है वो मूत्र वेग विधारण में है। एक आगे आएगा विबंधम मूत्रम एवं च। अब इस विबंध शब्द के आगे यहां पर जो है शुक्र भी लिखा हुआ है, तो पूरी लाइन बनती है शुक्र विबंधम मूत्रम एवं च। शुक्र और मूत्र दोनों का विबंध हो जाता है, लेकिन लाइन केवल ऐसे भी आ सकती है विबंधम मूत्रम एवं च। मैं आपसे ये कहूंगा कि शुक्र वेग विदारण से शुक्राश्मरी बनती है आयुर्वेद के अनुसार, और वो शुक्राश्मरी क्या करती है, ऑब्स्ट्रक्शन का काम करती है, तो वो यूरिथ्रल रूट से न तो शुक्र को पास होने देगी न मूत्र को। तो जिस लाइन में शुक्र और मूत्र दोनों का विबंध है वो तो शुक्र की है, और जिस लाइन में केवल मूत्र कृच लिखा हुआ वो मूत्र वेग विधारण। आगे पढ़ेंगे चीजें समझ में आएंगी और क्लियर भी होगी। इसको क्या हो गया, हेलो हेलो, 1 सेकंड। कंटिन्यू है ना, यहाँ पे कुछ कोई एरर का मैसेज आया था स्क्रीन में। ओके ठीक है ना, हाँ हाँ ठीक है, ये कुछ आ रहा था इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ोगे तो पहले मूत्र वेग विदारण की चिकित्सा दी है, और सुश्रुत ने चूंकि अधारणीय वेगों के स्वरूप में इनका वर्णन नहीं करके और उदावत के रूप में इनका वर्णन किया है, तो आपको विमर्श में सुश्रुत के उदावत मिलेंगे हर जगह। अब मूत्र वेग विदारण की चिकित्सा देखिए, अभी मैंने आपको जैसे समझाया था कि ये ब्लैडर है, ये यूरेटर है, ये यूरिथ्रा है, और ये यूरिथ्रा के दोनों तरफ स्फिंक्टर लगे हुए हैं। अब ये स्फिंक्टर जो है वो इसको प्रेस करके रखेंगे यहां से, तो ये स्पाज्म की कंडीशन में रहते हैं लंबे टाइम तक। अगर अंदर की तरफ से प्रेशर लग रहा है और इनको फिर भी होल्ड करके रखना है, उसको इनका वर्कलोड बढ़ जाता है, और जब किसी मसल का वर्कलोड बढ़ता है तो उसमें स्टिफनेस आती है, अकड़ जाती है मसल्स। ठीक वैसी स्थिति यहां उत्पन्न होगी, तो मूत्र वेग विदारण की चिकित्सा में फिर क्या करें, स्वेदन अवगाहन अभ्यंग। आप ध्यान से देखेंगे तो ये मसल स्टिफनेस को क्योर करने वाली चीजें हैं, स्वेदन हो, अभ्यंग हो, अवगाहन। अवगाहन स्वेद का एक भेद होता है जिसको बोलते हैं हॉट टब बाथ। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा
तो क्या होगा, मॉलिक्यूल के बीच में गैप आएगा, गैप आएगा मतलब लूज होगी, इलास्टिसिटी बढ़ेगी मसल्स फाइबर की, स्टिफनेस कम होगी। अगर देखा सरफेस चाउपीडकम इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में और बहुत बार आता भी है। अवपीड़क घृत का प्रयोग किस वेग विधान की चिकित्सा में करते हैं, मूत्र वेग विधान। अब अवपीड़क घृत क्या है, वाग्भट ने लिखा है प्राग भक्तम जीर्णांतिकम, भोजन से पहले और जीर्णांत अवस्था दो काल में घृत पान किया जाता है उत्तम मात्रा, च उत्तमाया मात्रा। इसको अवपीड़क घृत कहते हैं। डायरी में मेंशन कर लेना कि अवपीड़क घृत में 2 बार घृतपान होता है। पहला क्वेश्चन कब होता है, प्राग भक्त और जीर्णांतिक अवस्था में। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अवपीड़क घृत में स्नेह की कौन सी मात्रा प्रयोग की जाती है, उत्तम मात्रा प्रयोग की जाती है। चलिए नेक्स्ट, पुरुष वेग विधारण। देखिए ये लोअर इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है और ये इस तरह से आपके ओपनिंग है इसकी, ये रेक्टम वाला पोर्शन हो गया, ये एनल ओपनिंग हो गई इसकी, ये वाला पूरा पोर्शन जो है वो लोअर इंटेस्टाइन है। इसको अपन पक्वाशय कह सकते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग क्या लिखता है, पक्वाशय शिरेशूलम, शिरेशूल की बात होगी, मूत्र, पुरीश, शौथ और एक था आपका निद्रा। तो पुरीश वेग विधारण की स्टार्टिंग पक्वाशय शिरेशूलम से होती है। फिर क्या लिखा, वात वर्चो है प्रवृत्ति। अब यहां पर भी अपान वायु ही है जो मल का निष्कासन करवाती है। और आप लोगों को अगर पता हो तो लोअर इंटेस्टाइन के अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, जो भोजन होता है उसमें से ज्यादातर जलीयांश एब्जॉर्प्शन का होता है लोअर इंटेस्टाइन। तो अगर कोई व्यक्ति मल के वेग को रोकेगा तो जो वेस्ट मटेरियल है वो लोअर इंटेस्टाइन में लंबे टाइम तक पड़ा रहेगा। जितने ज्यादा समय तक वो वहां रहेगा उतना ही वाटर एब्जॉर्प्शन उसमें से ज्यादा होगा, और जितना वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा उतनी स्टूल की हार्डनेस बढ़ेगी। स्टूल की हार्डनेस बढ़ने की वजह से जो लोअर इंटेस्टाइन में एंड पार्ट के जो मल है वो यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन का काम करेगा, अवरोध का। इस वजह से जो ये वाला पोर्शन है यहां पर जो मल है वो इस रूट से आगे आ ही नहीं सकेगा और ना ही गैसेज पास हो पाएगी। इसलिए वात वर्चो अप्रवर्त, वर्च पुरुष का पर्याय है, वात अपान वायु के अर्थ। पिंडिकोद्वेष्टनम इंपॉर्टेंट है और याद करने लायक चीज है। आप लोगों ने सुना होगा कि जब बॉडी डिहाइड्रेट होती है या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है तो इनकी सॉल्ट्स जो होते हैं इनके, तो बॉडी जो है वो क्रैम्प आते हैं बॉडी, पाम स्पेशली काफ मसल्स के अंदर। आपने स्पोर्ट्स पर्सन में देखा होगा कि खेलते खेलते क्रैम्प आ गया। टेस्ट मैचेस होते थे पहले, 5-5 दिन चलते थे, पूरे दिन एक ही आदमी खेल रहा, सुबह शाम तक बैटिंग कर रहा, 200 रन बना लिए। अब पूरे दिन खेलेगा तो स्वेटिंग होगी। मैंने बहुत से ऐसे प्लेयर देखे हैं जो ऐसे हेलमेट उतार देते थे तो पानी गिरता था, जैसे हेलमेट के ऊपर पानी डाल देते, स्वेट। तो डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन होगी तब क्रैम्प आएंगे। अब यहाँ कैसे डिहाइड्रेशन हुआ, यहाँ डिहाइड्रेशन ऐसे हुआ कि ये वाला जो लोअर इंटेस्टाइन वाला एरिया है इसमें सामान्य तरीके से जितना जलीयांश एब्जॉर्ब किया जा सकता था वो तो हो गया। अब एक्सट्रीम लेवल पे अगर जलीयांश का अवशोषण लोअर इंटेस्टाइन में होगा तो वो सामान्य की तुलना में कम होगा। प्लस लोअर इंटेस्टाइन में ज्यादातर जो जलीय तत्व है या द्रवांश उसका एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन लोअर इंटेस्टाइन तो खुद ऑब्स्ट्रक्ट हो रखी है, किससे, मल से। तो पानी अगर व्यक्ति पिएगा तो भी यहां नहीं पहुंच पाएगा जो एब्जॉर्प्शन का एरिया, वहां पर जो मेजर एब्जॉर्प्शन एरिया है जीआई का।
वहां नहीं पहुंचेगा, वहां नहीं पहुंचेगा तो ब्लड के अंदर जो वाटर कंटेंट है उसकी मात्रा कम होगी, तो उस डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन की वजह से पिंडी को होती है। फिर आते हैं आद्यमान पे, आद्यमान होना ही है, ऑब्स्ट्रक्ट हो रखा है, न मोशन पास कर पा रहा है न गैस पास कर पा रहा है, तो उधर उत्सेद होगा आद्यमान की स्थिति। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ोगे पुरुष वेग विदारण की चिकित्सा। जिस प्रकार से मूत्र वेग विदारण में स्फिंक्टर्स जो थे, यूरिनरी स्फिंक्टर्स, उनमें स्टिफनेस आई थी, ठीक वैसे ही एनल स्फिंक्टर उनमें भी हार्डनेस आएगी, क्योंकि पूरी जीआई क्या है, मस्कुलर पाइप ही तो है। तो लोअर जीआई के स्टिफनेस को क्योर करेगा स्वेदन अपिंग अवगाहन, मतलब ये लाइन डिट्टो है। ऐड क्या किया, वर्ती बस्ती, वर्ती आहार से मानो पिल आती है, टैबलेट फॉर्म, टैबलेट जैसी ये शेप होती है, ये मेडिकेटेड होती है, मेडिसिन से बनी हुई होती है, और ये गैस्ट्रिक इरिटेंट का काम करती है। जैसे आप इसको एनल रूट के थ्रू पेशेंट को देंगे तो लोअर इंटेस्टाइन के अंदर ये क्या करेगी, इरिटेशन करेगी, उसकी वजह से जो लोअर जीआई है वहां से सिक्रेशन स्टार्ट होंगे, और जैसे सिक्रेशन स्टार्ट हुए तो लोअर इंटेस्टाइन का जो स्टूल है उसका एडिशन हट जाएगा, किससे, उस लोअर इंटेस्टाइन की इंटरनल वॉल्स। जैसे एडिशन हटा, लूज हुआ एडिशन, रोगी मल त्याग कर देगा, तो यहाँ पे वर्ती काम करती है। फिर है बस्ती। अब मान लीजिए कि अगर आप वर्ती नहीं दें तो शोधनीय बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे निरू बस्ती है वो शोधन बस्ती है, उसमें गोमूत्र आदि का प्रयोग होता है, और ऐसी स्थिति में जो बस्ती दी जाएगी वो तीक्ष्ण दी जाएगी, तो तीक्ष्ण द्रव्यों से अगर आप बस्ती देंगे तो वो भी वही काम करेगी जो वर्ती कर रही थी, बल्कि कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा काम करेगी। आगे क्या लिखता है, इते प्रतिहते वर्चस्से अन्न पानम प्रमाथि, प्रमाथि अन्न का यूज करना चाहिए। अब सुनिए आप लोग, प्रमाथि अन्न क्या होता है। विमर्श के अंदर शारंगर की एक लाइन दी हुई है। शारंगर कहते हैं, निज वीर्येण यद द्रव्य श्रोतोभ्यो दोष आश्रय दोष संचयन निरिस्यति प्रमाथि, अपने वीर्य द्वारा श्रोतसों में जमे हुए दोषों के संचय जो द्रव्य बाहर निकाल दे वो प्रमाथि द्रव्य कहलाता है। शारंगर की परिभाषा प्रकरण में अपन सभी द्रव्यों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ना तो है, ये लाइन एग्जाम में ये भी आ सकती है, निज वीर्येण यद द्रव्य श्रोतोभ्यो दोष संचय, कौन होते हैं, प्रमाथि। अब ये स्थिति क्या है, पहले आपने वर्ती से ट्राई करा, बस्ती से करा, अब जो चिपके हुए दोष है, जो अंदर बच गया है मन, अगर उसको निकालना तो प्रमाथि अन्न क्या करेगा, सामान्य मल उत्सर्जन के साथ में ये जो दो संचय इसको तोड़ के और मल निष्कासन करवा, कुछ ना आ सकता है प्रमाथि अन्न पर। नेक्स्ट, शुक्र वेग विदारण, मेढ वृषण शूलम, यहां तक तो मैंने बता दिया आपको कि अगर बस्ती में शूल आएगा तो मूत्र है, और मेढ और वृषण दोनों ही शुक्र से संबंधित है। वृषण में शुक्र बनते हैं, मेढ के द्वारा निष्कासन होता है, और बस्ती के अंदर मूत्र का कलेक्शन होता है, संग्रह है, और निकलता है किससे, मेहन या मेढ से। तो बस्ती मेहन मूत्र और वर्षण मेढ या मेहन शुक्र, इसलिए मेढ वृषणीय शूलम पक्का किसमें आएगा, शुक्र। अंग मृदु, इस पे बात करेंगे आगे। अंग मृदु हृदय व्यथा, ये टुकड़ा सामान्यतः एग्जाम में एक साथ आता है, आपको जरूर से याद करना है कि इसका संबंध किससे, शुक्र वेग विदारण से। आगे लिखा है, प्रतिहते शुक्रे विबंध मूत्र में, इसकी बात भी हो गई कि अगर मूत्र क्रच आए तो मूत्र वेग विदारण है, और शुक्र और मूत्र दोनों का विबंध आए तो फिर शुक्र वेग विदारण। आगे बढ़ते, आगे बढ़ोगे तो शुक्र वेग विदारण की चिकित्सा लिखी हुई,
अब शुक्र वेग विदारण में भी वही कंडीशन होगी, स्पाज्म, स्टिफनेस, इसलिए अभ्यंग अवगाहन यहां भी दिया जाए। लेकिन शुक्र की एक प्रवृत्ति होती है कि शुक्र वेग विदारण करने से शुक्र का संचय जब होता है तो वो लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है, लास्ट में शुक्राश्मरी बन जाती है। तो अगर लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्ट होगा उस टाइम में शुक्र का निर्माण रुक जाता है। अब शुक्र निर्माण जब तक वापस स्टार्ट ठीक से नहीं होगा तब तक जो शुक्राश्मरी बनी हुई है वो ऑब्स्ट्रक्शन का काम करेगी। तो एज ए ट्रीटमेंट अपन ने पहले तो क्या कर दिया कि जो उसका उत्सर्जन जिस मार्ग से होता है वहां के टिश्यू और मसल्स की सॉफ्टनेस के लिए और उसकी स्टिफनेस को कम करने के लिए अभ्यंग और अवगाहन करवा दिए। फिर उसके बाद में क्या करवा दिया, मदिरा चरणायुधा। चरणायुधा बोलते हैं मुर्गे की बहुत लड़ाइयां आपने देखी होगी, पहले गांव के अंदर मुर्गों की लड़ाई होती थी, शहरों में नुक्कड़ नाटकों में भी नुक्कड़ पे लोग इकट्ठे होते, क्या हो रहा है, मुर्गे लड़ा रहे हैं। पहले लोगों का काम होते जो पत्ते खेलते ना बैठ के उनके। तो मदिरा चरणायुधा जो है, यहाँ मदिरा स्रोतशोधक है और मुर्गे का मांस शुक्र वृद्धि का काम करेगा। छाली, पय, ये दोनों भी शुक्रवर्धक। निरूह बस्ती यहाँ श्रोतशोधन के अर्थ में और जो अपान वायु वेगुण्य हुए उसको शांत करने के। मैथुनम एवं च, मैथुन से भी शुक्र निर्माण प्लस शुक्र का श्राव दोनों में एनहेंसमेंट होगा, तो मैथुन भी इसकी चिकित्सा है। अब यहां पर एक बात मैं आपको बता रहा हूं, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। मैंने मूत्र वेग विदारण में आपको नहीं बताया, यहां लिखा जब अपन अभी मूत्र वेग विदारण चिकित्सा पढ़ रहे थे उस पेज में जाके देखो, सर्पिश्च अवपीड़क के बाद में त्रिविध बस्ती लिखा हुआ है और जो ये है आपका शुक्र वेग विदारण, वहां केवल क्या लिखा हुआ है, निरूह बस्ती। ये क्वेश्चन तो अभी यूजी के एग्जाम में आ गया था, थर्ड ईयर वालों का आया था, शायद हाइजीन में था। तो निरूह बस्ती शुक्र वेग विदारण। अब आप सोचेंगे ये क्यों बता रहे हैं, ये बात, ये बताने जैसी बात क्या है इसमें, ये तो सामान्य याद रखने जैसी बात है, नहीं है। जब आप सिद्धि स्थान पढ़ लोगे तब आपको पता चलेगा त्रिवेद बस्ती क्या होती है, निरूह, अनुमासन और उत्तर बस्ती। फिर वहां ये बताया जाएगा कि उत्तर बस्ती जो होती है पुरुषों में वो मूत्र मार्ग द्वारा दी जाती है और पुरुषों में मूत्र और शुक्र मार्ग एक ही होता है। तो वहां बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया और तुम फालतू का ज्ञान लगा दो। शुक्र वेग विदारण में होनी तो चाहिए थी त्रिविध, लेकिन है नहीं, है किसमें, मूत्र वेग विदारण। शुक्र वेग में कौन सी है, ओनली निरूह बस्ती। ये तो समझने की बात है। अब अगर कोई हो अल्प बुद्धि, मूर्ख हो, उसके लिए मूर्ख वाला तरीका क्या है, त्रिविध, त्र, मूत्र, ऐसे याद रखें। और मैंने बता चुका आपको कई बार कि जब समझदारी काम नहीं आती है, कभी कभी मूर्खता वहां काम कर जाती है। ऐसा नहीं हो कि मूर्खता से सारी चीजें सही हो जाएगी या मूर्खता वाली चीज को प्रायोरिटी में रखना शुरू कर, समझ रहे हो। विमर्श के अंदर सुश्रुत की उदावत की चिकित्सा में एक लाइन लिखी हुई है, मूत्र वेग विदारण जल्य उदावर्त में, बस्ती शुद्धि करव आप चतुर्गुणम जलम है, 4 गुना जल मिले हुए दुग्ध का पान करना चाहिए, क्षीर का पय। किस रोग की चिकित्सा, शुक्र वेग विदारण की चिकित्सा। नेक्स्ट, अपान वायु वेग विदारण। देखिए गैसियस एब्डोमेन की कंडीशन है, मैं यहां नीचे लिख देता, वही लोअर जीआई, वही इसकी ओपनिंग और ये गैसियस एब्डोमेन की कंडीशन। अब अगर अपान वायु वेग विदारण होगा तो टुकड़ा देखो क्या लिख रहा है, संगो विण मूत्र वातम। अपान वायु विदारण से पुरीश, मूत्र और अपान तीनों का अवरोध हो रहा है, क्योंकि मूत्र को निकालना भी अपान का काम है
पुरुष को निकालना भी अपान का काम है। अपान खुद का अनुलोमन भी अपान का कार्य है। आर्त निकालना भी अपान का कार्य है। गर्भ को गर्भाशय से बाहर निकालना भी अपान का कार्य। तो अगर अपान वायु वेग विधारण करेगा तो अपान वायु कुपित होगी, और अपान वायु कुपित होने से न पुरुष का निष्कासन हो पाएगा, न मूत्र का, न अपान। इसको जरूर से ध्यान रखना। अब जब इन तीनों का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो आद्यमान होना ही होना है। एब्डोमेन कैविटी में इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर राइज होगा तो उदर का उत्सेद होगा। इसके बाद में क्या होगा? उदर शूल वेदना, वात जनित रोगा शूर वात निग्रह, और क्या हो जाएंगे? वातिक रोग उत्पन्न हो जाएंगे। क्योंकि वात का आश्रय कौन सा पार्ट होता है बॉडी का? यही लंबर टू ग्रोइन। तो इस वाले पोर्शन में कुपित हुई अपान वायु तरह तरह के उपद्रव करेगी और वातिक रोगों को उत्पन्न करेगी। अब इसकी चिकित्सा क्या करें? आओ देखें क्या लिखा है। स्नेहन स्वेदन। स्नेहन स्वेदन जो है ना, वो पहले इसलिए करवाए जा रहे हैं ताकि श्रोतो अवरोध जो है वो ब्रेक हो सके। मतलब जो जीआई टिश्यू है उसके अंदर जो स्टिफनेस है, स्पाज्म, वो कम हो। फिर वर्ती, भोजन, पान, बस्ती। मेरी बात बहुत ध्यान से, वर्ती बस्ती पहले भी थे, भोजन और पान ये अपान वाले में ऐड हुए। रीजन समझ लें। अपान वायु वेग विधारण कर लिया, अब उस वेग का त्याग करना चाह रहा, लेकिन अपान वायु जो है उसका अनुलोमन हो ही नहीं रहा, क्योंकि मल मूत्र अपान तीनों के वेग रुक गए। अब अगर ऊपर से खाना खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, तो होगा क्या? भोजन और पानी जीआई के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे और उनके नीचे वाले भाग में जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अपान वायु के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा आगे की तरफ बढ़ने के लिए, अनुलोमन हो जाए। तो भोजन और पान जो है ना, वो तो ऊपर से प्रेशर क्रिएट करने के लिए है। अनुलोमन वाला काम तो वर्ती बस्ती करेंगे, या फिर वात अनुलोमक औषधियों का प्रयोग करें। वो औषधियां किसमें दी जाएगी? वर्ती और बस्ती। तो भोजन पान ऊपर से देंगे, वर्ती बस्ती नीचे से देंगे। तो ये आप ऐसा समझो कि जैसे कभी आपने सुना हो कि किसी भी जैसे मान लीजिए कि पाइप है, पानी का पाइप है, उसमें पानी आ रहा है और टंकी में पानी खत्म हो गया, फिर टंकी भर गई, फिर भी पानी नहीं आ रहा, तो क्या बोलते हैं अपन कि एयर ले लिया पानी ने। एयर ले लिया मतलब वात जब लिक्विड के बीच में होती है और वहां पर अवरोधक का काम करती है, ना आगे बढ़ती है ना पीछे जाती है, दोनों तरफ लिक्विड। अब उस अवरोध को खोलने के लिए क्या करते हैं? अपन बोलते हैं कि जो है ये सारे नल चला दो। तो सारे नल चलाए, सारे नल से क्या होगा कि जो सारे नल खुलेंगे ना, तो एक साथ में उसको एक तरह से कह दो कि अनुलोमन वाले एंड से उसको इस तरह का प्रेशर क्रिएट हो, वैक्यूम क्रिएट होगा तो नीचे आ जाएगा। लेकिन चूंकि वर्ती और वस्ती ये तो लोअर इंटेस्टाइन पे काम कर रहे हैं, अब मान लीजिए कि लोअर इंटेस्टाइन के ऊपर वाले पार्ट में एयर वाली कंडीशन है, इसलिए ऊपर से भोजन और पान दिया जा रहा है। समझो, तो ओनली वर्ती बस्ती परमार्थी आए तो पुरुष वेग विधारण, और भोजन पान और वर्ती बस्ती आए तो फिर अपान वायु वेग विधारण। नेक्स्ट, वमन वेग विधारण। हमेशा ऐसे याद रखो कि उल्टी के वेग रोकने से स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं, हमेशा काम है, यानी पूरी किताब में काम आएगा। चरक सुषुप्त स्किन की डिजीज आप कोई भी उठा लो, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही कंडू से, आगे डैश डैश डैश, यहाँ दूसरी लाइन कुष्ठ से, आगे डैश डैश डैश, कुष्ठ, विसर्ग, कंडू, कोट, व्यंग, ये सब चमड़ी की बीमारी। और सुश्रुत का भी मुझे पढ़ा है, वाग्भट का मुझे पढ़ा, आपको हर जगह कुष्ठ लिखा हुआ मिल जाएगा, विसर्ग, कुष्ठ, ऐसे। स्किन डिसऑर्डर कौन से वेग विधान से होते हैं? वमन वेग विधान। नेक्स्ट, वॉमिटिंग हो रही थी, कर नहीं पाए, तो क्या होगा वो तो समझ में आ गया कि स्किन डिसऑर्डर। अब चिकित्सा क्या करें? भुगता प्रेक्षक, खाना खिला के वापस उल्टी करवा दो, पहले करी नहीं थी, अब आएगी नहीं।
और खिलाओ उसको, नोजिया तो हो ही रहा होगा, और खिलाओ। उस नोस्टिंग वाली कंडीशन क्या होगा, जैसे ही खाना खिलाओगे वापस उसको वॉमिट हो जाएगा। एक दूसरा, अगर छर्दी है या वमन हो रहा है या वैसी स्थिति बन रही है तो प्राय करके कफ वृद्धि वाली स्थिति है, ऑपरेशन एक्सट्रीम लेवल पे है, इसलिए तो वमन करने से कफ कम हो जाता है। तो यहां जो उपक्रम लिखे हुए धूम, लंघन, रक्त मोक्षण, रुक्ष अन्नपान, व्यायाम, विरेचन, ये सभी ऊर्ध्वांग में शोधन, इसमें ऊर्ध्वांग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कफ का स्थान ऊर्ध्वांग, ऊर्ध्वांग यहाँ पे आप ऐसे समझे वक्ष, नॉट ऊर्ध्व जत्रुगत, ऊर्ध्वांग जो ऊपर वाला पार्ट है बॉडी, पूरे प्रदेश, और जत्रु मतलब जत्रु के नीचे और ऊपर दोनों वाला, तो वहां पे शोधन वाला काम होगा। इस रक्त मोक्षण से क्या होगा, धातुशय होगा, धातुशय से वात बढ़ेगी, वात बढ़ना मतलब कफ कष्ट, लंघन निश्चित रूप से वात का शमन करता है। धूमपान अपन करवाते हैं वमन के बाद, तो पहले वमन ही तो कराया है, पहले छर्दन फिर धूम। रुक्ष अन्नपान कफ वृद्धि है तो उसको शांत करेगा, व्यायाम कफनाशक है, विरेचन शोधन के अर्थ में बोल रहा है। यह बस्ती नहीं है, और यही क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा छर्दी वेग विधान की चिकित्सा में आचार्य चरक ने निर्देशित नहीं किया। बस्ती नहीं, बाकी पंचकर्म पढ़ा देख लो, विरेचन है, रक्त मोक्षण है, वमन है। अब तुमको नस्य नहीं, तो नस्य से मतलब जीए से है ही नहीं ना, बात तो जीए के हिसाब से होती है। विमर्श में एक बहुत फेमस लाइन लिखी हुई है और मैंने उसको टैग भी कर रखा है, आप ध्यान से देखो उसको। क्या लिखता है उसमें, सारम लवणम अपीतम अभ्यंगम च अत्यंतम, डायरी में लिखना है इस लाइन को। सार और लवण का अभ्यंग किस वेग विधारण की चिकित्सा, छर्दी वेग विधारण, जरूर से याद करना। नेक्स्ट, शौत, छींक, शौतु जो है उसमें क्षत्रिय वाला क्षय होता है, और अगर शक्कर वाला क्षय आए तो फिर वो शोध है, सूजन बोल देंगे, ठीक है। मन्नयस्तम शिरशूलम अर्दितम अर्धा भेदकम इंद्रनाम च दुर्बलम, मन्नयस्तम शिरशूलम अर्दितम अर्धा, सुनना गौर से। मन्नयस्तम का मतलब है नेक स्टिफनेस, शिरशूल समझ गए होंगे, अर्दित होता है फेशियल पाल्सी, मुंह का लकवा, मतलब फेस का जो पार्ट है आधा उसको लकवा मार, अर्धा विधर माइग्रेन को आधा सिर दुखी। आप इसमें थोड़ा सा गौर कीजिए, जब भी कोई भी फॉरेन बॉडी पार्टिकल रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाता है तो अनैच्छिक रूप से फोर्सफुली वापस एयर बाहर निकलती है और उसको अपन सर्दी कहते हैं, तो ये छींक कहते हैं। अब अगर छींक को रोकेगा तो जो फॉरेन बॉडी पार्टिकल अंदर जा रहा था वो ऊपर आ गया, ऊपर तो आएगा ना, छींक नहीं रहा है, लेकिन छींक आई अगर रोकते हैं तो उसमें ये सेंसेशन होता है कि यहाँ से जो ये है आपका रेस्पिरेटरी, यहाँ से कोई चीज ऊपर है, तो ये जो ऊपर आई हुई चीज है इसके साथ में एक्सट्रीम प्रेशर से एयर आएगी और उसको तुम बाहर भी निकाल पा रहे हो या रोक रहे हो, तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है ऊर्ध्व जत्रुगत वाला वो स्टिफ हो जाएगा, यूं समझ लो, और या पेन होने लग जाएगा, या नर्व कंप्रेशन होगा उस प्रेशर की वजह से, तो उसकी वजह से अर्दित हो सकता है। शिरशूल और अर्धाभेदक तो एक ही बात है, थोड़ा सा फर्क है वैसे, अर्धाभेदक माइग्रेन, शिरशूल एक ब्रॉड टर्म, और मननयस्त ये सब। बाकी लगभग सभी इंद्रिय मैंने आपको बोला, सभी इंद्रिय जो है या ज्यादातर इंद्रिय ऊर्ध्वांग या ऊर्ध्व जत्रुगत जो एरिया उससे संबंधित है, इसलिए चूंकि आपने इस वेग का विधारण किया, इस वेग को रोका, तो इंद्रियों का दुर्बल होना सामान्य सी बात है। तो चौथ वेग विधारण में क्या हुआ, मन्नयस्तम शिरशूल अर्दितम अर्धाभेदकम इंद्र नाम च दुर्बल, ठीक। वैसे शब्दों का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने उसमें किया नासागत रूप में। चलिए अंगमर्द वाली बात अभी तक हुई नहीं, आगे आ जाएगी। अब मान लीजिए किसी ने छींक के वेग को रोक लिया, रोक लिया तो रोक लिया, क्या कर सकते, ट्रीटमेंट के लिए आ गया,
छींक आ रही थी मुझे बार बार और मैंने एक बार भी छींक ली नहीं, उसके बाद हेडेक हो रहा है। क्या लिखा है? ऊर्ध्व जत्रुगत एरिया में अभ्यंग करो, क्योंकि वहीं पे स्टिफनेस हो रही है, जकड़न वहीं पे हो रही है, प्रेशर वहीं क्रिएट हुआ है, तो ऊर्ध्व जत्रु के अभ्यंग करो प्लस स्वेदन 100% काम करेगा। धूम नावन, आप ध्यान से देखो तो धूमपान और नस इन दोनों का संबंध ऊर्ध्व जत्रुगत एरिया से है, इसलिए यहाँ पे मेंशन। इतम वात घनम आद्य, वात नाशक औषधियों का प्रयोग करें, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपने किसको रोका? प्राण और उदान में से किसी को रोका या उन दोनों का अवरोध हुआ, तो प्राण और उदान का वेगुण्य ठीक हो जाएगा अगर वात नाशक हो, क्योंकि वहां कुपित हुई वो पक्का। फिर लिखा घृतम च उत्तर भक्ति, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जहां तक मुझे पता है, अगर आप फाइनल ईयर करके आए तो इतना आपको पता होगा कि औषध काल जो होते हैं उसमें ये बताया गया है कि अगर अपान वायु वेगुण्य है तो भोजन से पहले औषध ले, समान वायु वेगुण्य है तो भोजन के बीच में औषध ले, और अगर प्राण अपान इनके संबंधित रोग स्पेशली प्राण में, तो भोजन के बाद में औषध लेनी चाहिए। तो यहाँ घृतम च उत्तर भक्ति कम का अर्थ है, उत्तर मतलब बाद में, भक्ति का मतलब खाना, खाना खाने के बाद में घृत पान, इंपॉर्टेंट है, डायरी में लिखना है, आगे भी एक दो जगह ऐसा है। ठीक, विमर्श में वाकुड़ भैया कुछ और बता रहे, देसी इलाज। तीक्ष्ण धूम, अब जैसे मम्मी सब्जी बना रही है और उसमें जैसे जीरे के बाद हरी मिर्च डाली और बहुत तेज थी, वो एक्सीडेंटली आ गई, घर में जनरली नहीं लाते हैं बहुत तेज वाली हरी मिर्च, जैसे वो डली और सारे घर वालों को छींक आने लग गई, खांसी। क्यों? तीक्ष्ण धूम। अंजन, तीक्ष्ण चीजों का आग्रहण, जैसे मिर्ची का डिब्बा खोलो और उसके से स्मेल लो, समझ में आ जाएगा छींक आती है कि नहीं आती। अर्क विलोकने, जब आपको छींक आती है उस टाइम आप लाइट की तरफ देखते हैं, तीक्ष्ण प्रकाश की तरफ, वो उद्दीपन का काम करता है छींक आती है। तो अर्क सूर्य को बोलते हैं, विलोकन उसको देखने में, सूर्य की तरफ देखने से भी छींक आती है। ठीक, ये सब वाग्भट ने बताया, बाकी तो वही बता दिया, स्नेह स्वेदन। नेक्स्ट, उद्गार वेग विदार, 21वां सरुचि कंपो विबंधो हृदय उर्स, उद्गार उद्गार निग्रहात तत्र हिक्का तुल्य औषध। ध्यान से सुनना, देखिए ये अपना जीआई है, मैंने वो बनाया है। अब इसमें अगर थोड़ा सा ऊपर चले, यहां आपको पता हो यहाँ पे एक ऐसी मसल्स होती है, ऐसी ऐसी मसल होती है और उसको आप लोग क्या बोलते हैं? डायफ्राम। इस डायफ्राम को जो नर्व सप्लाई मिलती है वो होती है फ्रेनिक नर्व। तो चल जा भाई, फ्रेनिक नर्व। अगर आप उद्गार की बात करें तो उद्गार क्या है सुनिए। अरे चल जा यार भाई, मान जाएगा। अगर उद्गार की बात कर रहे हैं, आप बताइए इसोफेगस डायफ्राम को प्रिक करके अंदर जाती है और कनेक्ट होती है स्टमक से, और ये जो स्थिति है ना, अब ये डायग्राम थोड़ा सही नहीं लग रहा, स्टमक की स्थिति ये होती है, ये ऑलमोस्ट जो फंडस पार्ट है वो डायफ्राम से टच होता है। अब उद्गार वेग विदार का सिंपल सा अर्थ है कि आप खाली पेट थे, खाना खाया और आपको उद्गार है। उद्गार का मतलब ये खाने ने स्पेस ऑक्यूपाई किया और स्टमक के अंदर जो एयर है उसका अमाउंट इतना हो गया, उसका प्रेशर इतना हो गया कि उसने कार्डिक स्फिंक्टर जो ऊपर वाला है उसको प्रेशर से खोल दी, बाहर क्या आ गई? एयर। उद्गार निष्कासन हो गया, लेकिन आपने तो रोक डाला। अब आपने क्या करा है? अभी अभी भोजन करा है, तो ये आपका भोजन लिक्विड ये सारा है,
लेकिन इस भोजन से पहले स्थिति क्या थी? इस भोजन से पहले जो गैसेस हैं उनके लिए ये पूरा एरिया था। भोजन के बाद में उनके पास में इतना ही एरिया बचा है, और जो आपका स्टमक है वो मस्कुलर पाउच है। तो एक लिमिट तक जब उसमें प्रेशर बढ़ेगा तो ये वाला जो फंडस वाला एरिया है ना, ये ऊपर एकदम चिपक जाएगा, बैलून की तरह फूल सकता है। इससे ज्यादा क्या होता है? और जब उस लेवल से ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है गैसों का, कि आप खाना खा रहे हैं, स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है भोजन से, तो ये सारी गैसें जो है ये इसको, ये यहाँ पर जो कार्डियक स्फिंक्टर होते हैं जो इसको बंद करके रखते हैं, उसके बीच में से एयर बाहर निकल जाती है, मतलब कार्डियक स्फिंक्टर लूज हो जाते हैं प्रेशर की वजह से और वापस बंद हो जाते हैं। अब आपने सोच रखा ना उद्गार लेनी नहीं है, तो ये तो हो गया एकदम हार्ड स्टिफ। अब ये जो गैसेज है इनका सारा प्रेशर किधर जाएगा? इधर। ऊपर कौन है? डायफ्राम। डायफ्राम के अंदर सप्लाई किसकी? फ्रेनिक नर्व की। हिक्का क्या होता है? फ्रेनिक नर्व इरिटेशन ही हिक्का होता है, वो भी हिक्का उत्पन्न। तो उद्गार वेग विदारण से हिक्का उत्पन्न होना बड़ी सामान्य सी बात। किससे हो रही है? उद्गार वेग विदारण से, पहली चीज। दूसरा, विबंधो हृदय उर्सो। जिस जगह पे मैं आपको एरो करके दिखा रहा हूं कि डायफ्राम पे प्रेशर है, उसके पास में ही तो क्या है? हार्ट और लंग, लेफ्ट वाले लंग्स, वो लेफ्ट लंग और हार्ट का कंप्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि डायफ्राम शिफ्ट हो सकता है ना, और प्रेशर आएगा, लेकिन एक लिमिट का डायफ्राम ही कहां जाएगा? तो डायफ्राम किसको धक्का देगा? हार्ट को और लेफ्ट लंग। इसी को उसने क्या बोल दिया कि ऐसा लगता है जैसे हृदय और पूरा प्रदेश को किसी ने बांध लिया, जकड़न फील हो रही हो, कंप्रेशन फील हो रहा। स्टार्टिंग हिक्का से, फ्रेनिक नर्व इरिटेशन डायफ्राम कंप्रेशन से हुआ, वही डायफ्राम एक लेवल तक शिफ्ट होने के बाद में लंग्स और हार्ट को कंप्रेस कर रहा, और लंग कंप्रेशन की वजह से श्वास होना सामान्य बात है, डिस्निया होना, क्योंकि पूरी तरह सांस ले नहीं पा रहा, क्योंकि पूरी तरह सांस लेने के लिए सुचारू रूप से डायफ्राम के मूवमेंट होते हैं श्वसन के साथ, नीचे तो डायफ्राम जा ही नहीं पा रहा। फिर अरुचि, जब स्टमक के अंदर अपर जीआई में स्पेस नहीं होगा तो नोजिया जैसा होता रहता साथ। कंपन, रेस्टलेसनेस की कंडीशन में है पेशेंट, जिसको बोलते हैं घबराहट सी हो रही है उसको। क्यों? क्योंकि यहाँ वाला प्रेशर क्या कर रहा है? हार्ट को कंप्रेस कर रहा है, लंग को कंप्रेस कर रहा है, सांस में दिक्कत होना स्टार्ट हो गई है, हिचकी आई जा रही है, इसलिए कंपन। विबंधो हृदय उत्सव, समझ में आता है? इसकी तो चिकित्सा ही बता दी क्या? बस हिक्का की जो चिकित्सा बताई गई है वही चिकित्सा कर दो। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि चरक ने इसको 13 में सम्मिलित किया है, इसलिए यहां से क्वेश्चन आना सामान्य बात। विमर्श में एक लाइन है, वैसे ही डायरी में लिखने के हिसाब से, उद्गार वेगे अभी अंते भवंती, यहाँ लिखा जंतुर विकारा, जंतु काट देना, ऐसे लिखना घोरा विकारा, घोरा विकारा, घोर, बाकी ठीक है, घोरा विकारा, घोर मतलब बहुत ज्यादा भयंकर के अर्थ, घोरा विकार पवन पुष्प। फील इन द ब्लैंक्स में आ जाता है कि किस वेग विदारण से, या ये आगे वाला उद्गार वेग हटा दिया, भवंती घोरा विकारा पवन पुष्प, टीका से लिखे तो जंतु विकारा लिख सकते, ठीक है? फील इन द ब्लैंक्स भर देना उद्गार वेग विदारण से। नेक्स्ट, जरम्बा, ये मैंने याद करके आने को बोला था, और कल मैंने ये भी समझाया था कि क्यों याद करना है। अब सुन लो इस बात को, इस एक को याद करने से तुमको छींक, सर्दी, निद्रा, उद्गार,
इनकी कोई भी लाइन आएगी तो उसमें एक ऑप्शन जरम्बा पक्का आएगा अगर इनसे क्वेश्चन आए तो। और जरम्बा वाले क्वेश्चन में रिलीवेंस कम है चीजों का, मैं आपको लॉजिकली या यूं कह लीजिए कि मॉडर्न के बेस पे क्लेरिफिकेशन नहीं दे सकता, लाइन थोड़ी अलग है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आयुर्वेद की संहिताओं में लिखी हुई हर चीज को मॉडर्न से कोरिलेट करके समझाएं, मतलब ये अधिकार पूर्वक नहीं कर सकते अपन कि नहीं नहीं भाई आयुर्वेद ने लिखा तो मॉडर्न से इसलिए समझाता हूं कि थोड़ी हेल्प मिल जाती है और आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस आ जाता है कि हाँ चीज सही है। नहीं तो कोई कहते उद्गार रोकने से हिक्का आ रही है, तुम मर जाए तो नहीं मानते, बात समझ पा रहे, तो उसको अपने हेल्प के लिए ले रहे हैं, लेकिन हम अपन उसमें डिपेंड नहीं हो जाए कि ये तो मॉडर्न से जा ही नहीं रही, अब क्या करें। ये लाइन याद करने का इसलिए बोला क्योंकि एक तो इस लाइन से क्वेश्चन आया तो पक्का गलत नहीं होएगा, दूसरा इनसे रिलेवेंट भी एक कोई भी अगर टुकड़ा आता है तो उसमें एक ऑप्शन आपको जरम्बा मिलेगा, तो जरम्बा की अगर लाइन याद है तो उसको सीधे काट दोगे ना, तो तीन ही ऑप्शन बचे। तो जो याद करने के लिए बोला उसको जरूर से याद करा कीजिए। जैसे मैंने आपको बोला था कि शिरो विरेचन द्रव्य का संग्रह था चरक सूत्र 2, मैंने कहा ये लाइन याद करना अपमार्ग से बीजा, वो बाद में विरेचनोपक महाग उसमें शिरो विरेचनोपक महाकषाय में काम आई ना, शिरो विरेचन जो महाकषाय था उसमें काम आई ना, स्वयं वही द्रव्य था। विनाम आक्षेप संकोच सुप्तिकम प्रवेगिनम जृंभाया निग्रात तत्र सर्ववातकनम औषधम। यहाँ पे एक और चीज है, अगली लाइन याद है तो जैसे वहां था वात अनुलोमक औषध, छींक वाला जो है उसमें भी वातनाशक चिकित्सा है, इसमें भी वातनाशक चिकित्सा, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। तो एक तो आपको याद है ना, सपोर्टिव होगा बहुत, क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूजन से बचोगे आप। नेक्स्ट शुदा वेग विधान, कॉलेज से घर आए, बहुत भूख लगी हुई थी, बारिश आ रही बहुत तेज, और जैसे ही गैस ऑन किया कि कुछ खा लेता हूँ और पता चला कि गैस तो है ही नहीं, खत्म। बारिश पूरी रात नहीं रुकी, छोटी जगह थी, मार्केट बंद हो गया, और दोस्त तुम्हारा कोई है नहीं, ये लड़ाई हो चुकी थी पहले दोस्तों से, तो लड़ाई इन सेंस जो तुम्हारे सबसे पास में है वो तो पहले तुम्हारी रूममेट ही थी, फिर दोनों एक दिन चाय पत्ती की बात पे झगड़ गई कि मैं चाय नहीं पीती हूँ, मैं पैसे नहीं दूंगी, इस बात पे दोनों में झगड़ा हो गया। हो जाता है ना झगड़ा रूममेट में आपस, किसी बात को लेके हो सकता है। तो अब स्थिति ये है कि सुबह तक खाना नहीं है, ये तय, रात को जैसे तैसे करके सोए, सुबह उठे तो देखा कि बारिश रुक ही नहीं रही, 12 बज गए 1 बज गए, एक्सट्रीम लेवल पे भूखे। अब सोचो तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक, जैसे आपकी कंडीशन तो टेम्परेरी है, लेकिन कोई व्यक्ति इतना गरीब है कि उसे 2 रोज की रोटी नहीं मिलती, मतलब रोज ही वो क्या करता है, असंतुलित भोजन की स्थिति, जो मिल जाए वो ठीक, जितना मिल जाए वो ठीक, तो उसका वेट कम होगा कि खाना नहीं मिलेगा, बॉडी किसको बचाएगी, धातुओं को। या मॉडर्न से समझो तो कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा तो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म शुरू होगा, प्रोटीन के साथ फैट का शुरू होगा, पतला दुबला होगा। तो लाइन स्टार्ट हो रही है कि जो व्यक्ति शुदा वेग विधारण करता है, ऐसा जनरली जॉइंट फैमिली जो होती है ना, उसमें जो लेडीज सबसे ज्यादा काम करती है पूरे दिन घर का सबको संभालना, उनको खुद के खाने का टाइम उनका फिक्स होता ही नहीं, टाइम से कभी खाना खाती नहीं, वो खाना खाने बैठती जब तक तो नया कुछ हो जाता है, बाहर आ गए कोई चाय बनाओ। तो प्रोलॉन्ग फास्टिंग से कार्य होता है, साथ में क्या होगा, भूखे रहने से दौर्बल्य, वे बढ़ने, माल न्यूट्रिशन इंड्यूस एनीमिया, सामान्य बात है, आपके खाने में आयरन नहीं है, आप विटामिन B12 की कमी में है, और उसके बाद में आप फीमेल है, हर मंथ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में ब्लड लॉस होता है, इसलिए चूंकि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में ब्लड लॉस होना नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन आपका इंटेक आपकी डिमांड से मैच नहीं कर रहा है, आपकी बॉडी की डिमांड ज्यादा है, इंटेक कम है, इसलिए हिंदुस्तान में 70 से 80% महिलाएं क्या है, एनीमिक। राजस्थान गवर्नमेंट स्कीम चला रही है इस पे,
भी चल रही है, फॉलिक एसिड, आयरन, न्यूट्रिशन, इनसे रिलेटेड चीजें, और स्पेशली किसमें, किशोर अवस्था की जो बालिकाएं उनमें। आगे अंगमर्द लिखा हुआ है। अब अगर खाना नहीं मिलेगा, वीकनेस रहेगी, बॉडी एक तो होगा ही होगा। फिर उसके बाद आगे लिखा है अरुचि, बहुत ध्यान देना इसमें। तुमने कभी फास्ट करा है? जैसे 36 घंटे से खाना नहीं खाया, अगर 36 घंटे तक खाना नहीं खाया तो शुरू के 12-15 घंटे में तुम्हें बहुत भूख लगती है, लेकिन 36 घंटे 48 घंटे के बाद में बिना कुछ खाए ही तुम्हारा जी घबराएगा और उल्टी करने का मन करेगा। तो एक्सट्रीम हंगर से भी नोजिया वाली कंडीशन होती है। अब ये उस जगह पे पहुंच गया है जो आदमी खाना नहीं खाया वो, इसके ब्रेन को जितना ग्लूकोज चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, इसलिए अब इसको आ रहा है चक्कर, क्योंकि ब्लड शुगर कम हो गया। अल्टीमेटली अपन जो खाना खाते हैं, खाने का मेटाबॉलिज्म की फिजियोलॉजी तो पता होगी। आपने रोटी खाई, भोजन में जो भी आपके पार्ट्स हैं डाइट के, वो सब आपने इनटेक करे, आहार में गए, पूरी जीआई के थ्रू उसका पाचन हो गया, एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन के बाद वो पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में गए, लीवर में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, और फिर ये जो अवशोषित भोजन है ये सेलुलर लेवल पे जाता है ब्लड के साथ में। वहां पर जो आपने खाना खाया है उस कार्ब कंटेंट में क्रैब साइकिल के थ्रू जिस फॉर्म में ग्लूकोज फॉर्म में ऑब्जर्व होगा, तो वो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो टूटेगा और वो क्रेब साइकिल चलेगा, वहां से एटीपी मिलेगी, उन एटीपी से आपके सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया चार्ज होंगे, और सेल के माइटोकॉन्ड्रिया चार्ज होंगे तो हर सेल अपना काम ठीक करेगी, हर सेल अपना काम ठीक कर रही है तो हर टिश्यू अपना काम ठीक कर रहा है, हर टिश्यू ठीक कर रहा है हर ऑर्गन ठीक कर रहा है, हर ऑर्गन ठीक कर रहा है हर सिस्टम ठीक कर रहा है, और सारे सिस्टम जब काम ठीक करते हैं तो वो आदमी निरोगी कहलाते हैं। तो इस व्यक्ति के अंदर ग्लूकोज ब्रेन में पहुंच ही नहीं रहा, ही नहीं ना, भूखा ही तो, इसलिए चक्कर आ रहे हैं इसको। क्षुधा वेग की चिकित्सा, स्निग्ध लघु भोजन, स्निग्ध उष्ण लघु भोजन। तुमने सुना कि आज वो व्यक्ति अनशन पर बैठे, अन्ना हजारे बैठा था अनशन, तो लंबे टाइम तक कोई अनशन पे बैठता है तो उसका अनशन किससे छुड़वाते हैं? जूस पिला के। क्यों जूस क्यों पिला रहे? दूध नहीं पिला सकते उसको, दूध पिला दे, घी पिला दे, इतने दिन से भूखा है इसलिए थोड़ी पिला रही। जानसन हो रहा था वहां पास में जूस की दुकान थी, इसलिए पिलाते हैं क्योंकि पचने में हल्का होता है, ग्लूकोज ही तो होता है, फ्रुक्टोज होता है उसमें। मतलब अगर प्रोलॉन्ग फास्टिंग होती है उससे भी अग्निमांद्य होता है, इसलिए तो अरुचि हो रही थी, खाना खाने की इच्छा ही नहीं थी। तो अरुचि वाली स्थिति है और अग्निमंद है, इसलिए ऐसा नहीं है कि उसको जब वो खाना मिले तो गरिष्ठ भोजन ले ले, नहीं, हल्का सा स्निग्ध भोजन लेना है, गर्म भोजन लेना है। स्निग्ध, उष्ण और लघु ये तीनों ही अग्निमांद्य ठीक करने वाले, इसलिए क्षुधा वेग की चिकित्सा है स्निग्ध उष्ण लघु भोजन। अभी तुम सुन तो रहे हो ना, या मैं, अरे सबका ऐसा थोड़ी हो रहा है अनेबल टू प्ले स्क्रीन, सबको दिख रहा है ना? हेलो 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 हेलो, अरे बोलो ये क्या है भाई, चल रही है ना क्लास? दिख रहा है ना सबको? अच्छा पहले का मैसेज होगा, हाँ हाँ टाइम ही दिख, ये इसकी चिकित्सा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ोगे तो पिपासा वेग विदारण, अरे ये अब बात सुनना, लंबे टाइम से पानी नहीं पिया और अल्टीमेटली पानी नहीं पीने से क्या होगा? सीवियर डिहाइड्रेशन में चला जाएगा पेशेंट। अब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जैसलमेर घूमने गया गर्मी के टाइम और वहां खो गया, पानी मिल नहीं रहा है। वैसे तो कहीं ना कहीं तो पानी मिल ही जाता ना, लेकिन
जैसलमेर के वहां रेगिस्तान में खो गया कहीं और पानी नहीं है, उसके पास में बहुत तेज धूप है। ये हो गया पिपासा वेग उदाहरण। अब उसके साथ क्या होगा? कंठ आश्लेष, ये तो होगा ही होगा। गला और मुंह सूखेगा, सूखेगा ही, डिहाइड्रेशन में सूखता है। बाधिर पे बाद में आएंगे। श्रम, डिहाइड्रेशन होगा तो थकान जल्दी होगी। साध, साध का तो होता है गिरने जैसी स्थिति हो जाना, बस गच खा के गिरना, चक्कर खा के गिरने ही वाला है। वैसे एक्सट्रीम थकान भी साध के अर्थ में। हृदय व्यथा, हृदय व्यथा का अर्थ ये है कि जब वॉल्यूम कम हो जाता है तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, क्योंकि हार्ट को कम एक्टिव सर्कुलेटरी जो ब्लड और प्लाज्मा और है उसके थ्रू हर टिश्यू का परफ्यूजन करना है। तो वो जो 70-72 बीट है उसमें तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ फ्लूइड नहीं होने से उतना जा ही नहीं रहा, इसलिए 80, 90, 100 तक। इसलिए तो पांडु वहां पढ़ते हो पूर्व रूप में, हृदय स्पंदन श्रमस तथा। पांडु में तो रक्त की कमी होती, लेकिन ध्यान से सोचा जाए तो फ्लूइड की कमी होगी ना बॉडी में, क्योंकि उसी फ्लूइड के थ्रू ऑक्सीजन जा रही है, उसके थ्रू क्या जा रहा है? ग्लूकोज। इसलिए पांडु वाली स्थिति जो होती है उसके जैसी स्थिति है हृदय व्यथा की स्थिति का मतलब है कि बीट बढ़ जाती है, पैल्पिटेशन जैसी स्थिति हो जाती है, पेशेंट जो है वो रेस्टलेसनेस में, पानी नहीं मिलने से, डिहाइड्रेशन। चिकित्सा क्या, अगर उस टाइम पर कोई उसको रूह अफ़ज़ा पिला दे, ठंडा बर्फ डाल के। आप कहेंगे रूह अफ़ज़ा क्यों बोला, ठंडा तो बोल दिया, तर्पण देना है। तर्पण का मतलब क्या है? द्रव, स्निग्ध, मधुर, ग्लूकोन डी जैसा ही। रूह अफ़ज़ा में खूब चीनी है, करेगा काम, और पानी मिला दिया, हो गया तर्पण। तो शीतल तर्पण द्रव्य उसको देना चाहिए। अब यहाँ सवाल आता है बाधिर कि वो आदमी बधिर कैसे हुआ, उसको सुनाई देना कैसे बंद हो गया पिपासा से? आपकी बकल कैविटी को मिडिल ईयर से कनेक्ट करती है एक ट्यूब, और उसका नाम होता है यूस्टेकियन ट्यूब। यूस्टेकियन ट्यूब का काम क्या है? देखिए, मेरे को एक सेकंड दो, मैं यूस्टेकियन ट्यूब की फोटो यहां पे डाल देता हूं, एक सेकंड के लिए वेट, थोड़ा इजीली और सही से समझ में आ जाएगा। यस, देखो ये यूस्टेकियन ट्यूब है जो ग्रीन वाली आपको दिख रही है, ठीक है। अब इसमें पेन लाल चलाना पड़ेगा। अभी बकल कैविटी से जुड़ी हुई है, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वाला एरिया हो गया आपका। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ड्रम लाइक है, तो बाहर के वातावरण का जो प्रेशर है, जितना भी mm of Hg होता है, और अगर सामने वैक्यूम है तो ये 1 सेकंड आपका कार्बन का पर्दा टिक ही नहीं पाएगा ईयर ड्रम, क्योंकि बाहर का प्रेशर क्या कर देगा, उसको अंदर धकेल देगा। लेकिन अगर इस पर्दे के दोनों तरफ का प्रेशर एक समान कर दिया जाए तो ये संभव है कि ये अंदर की तरफ कंप्रेस नहीं होगा। तो इस हिसाब से तो नेचर को ये करना चाहिए था कि दोनों कान जो है वो कनेक्ट कर देने चाहिए थे, नहीं करा। क्यों? आपने ड्रम का कंसेप्ट समझा है? ड्रम दोनों तरफ से बंद होता है तभी तक बजता है, एक तरफ से फट जाएगा तो भी दूसरी तरफ से बजना बंद हो जाता है। क्यों? वो रेजोनेंस क्रिएट नहीं होगा ना। इसलिए एक नेचुरल ओपनिंग बकल कैविटी से ड्रम के अंदर की तरफ इंटरनल ईयर वाली साइड से जाती है, और
ये उस बाहर वाले एक्सटर्नल ईयर की तरफ से जो प्रेशर लग रहा है उसको अंदर की तरफ से बराबर कर देती, इसलिए कान का पर्दा वहीं पड़ा रहता है या वहीं फिक्स रहता है जहां वो है। अब अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा प्यासा है, ऐसी कंडीशन में सलाइवा क्या करेगी, सूखने लगेगी, और सलाइवा जब सूखती है तो स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, गोंद जैसे। उस सलाइवा की कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण, जहां पे मैंने स्पेरिकल रेड कलर किया अभी पेन से कर रहा हूं, यहां सलाइवा इसको क्लोज कर देती, चिपका देती है। अब वैक्यूम वेरिएशन आ गया, और जब भी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पर वैक्यूम वेरिएशन फील होता है तो आपको सुनाई देना कम हो जाता है, आपको हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं कब हुआ है। आप जब किसी पहाड़ पर किसी व्हीकल में सडनली जा रहे हैं या पहाड़ से उतर रहे हैं, तो आपको ऐसा फील होता है जैसे कान में बबल्स बन रहे हैं, चढ़ाई पे बहुत ऊपर जाते हैं या वहां से एकदम से नीचे आते हैं, क्योंकि ऊपर का प्रेशर अलग था नीचे के प्रेशर से। तो प्रेशर वेरिएशन की वजह से बादल में हो सकता है, और यहाँ पर प्रेशर वेरिएशन ही हो रहा है। बात समझ पा रहे हो? ये स्टेक ट्यूब वाली पिक्चर किस किस को समझ में आ गई, जल्दी बताओ। अगर ये समझ में आ गई तो फिर तो आनंद ही आनंद है। तो मुझे लग नहीं रहा है इसमें कुछ समझने जैसा था। क्या समझे? ये बात समझ आई कि नहीं आई? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। इसलिए पिपासा वेग विदारण से क्या होता है, बाधित होता है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़े। आगे ना समझ में, अबे आएगी तो सबको ही आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जीवन में दुख आ जाता है, दुख। जब जीवन में दुख आता है तो आंसू आते हैं, और अगर कोई आंसू नहीं दिखाए, मतलब आंसुओं को रोक ले। एक वो कहानी है, एक ऐसी बात है ना कि मुझे बहुत गुस्सा आता था, मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन मैं हर गुस्से को पी गया, या जिस बात से मुझे गुस्सा आता था उस हर बात को पी गया, और वही बात फिर मुझे खा गई। ऐसा सुना होगा आप लोगों ने। अब किसी पुरानी किताब की कोई कविता से मुझे याद है, रील्स में नहीं है ये, है ना? अगर आप आ गया होगा तो मुझे पता भी नहीं, कि हर बात को मैं पीता गया और वही हर बात मुझे खाती गई। तो अगर बहुत ज्यादा दुख है और आंसू आ रहे हैं, और आंसू के वेग को रोक लिया कि नहीं नहीं यहाँ रोना नहीं है। प्रतिशायो अच्छी रोगश्च, जब अपन रोते हैं उस टाइम पर आप लोगों को पता हो तो आंसू जो है वो नाक में आ जाते हैं, समझ रहे हैं? आंसू कहाँ आ जाते हैं, नाक में। और ऐसा ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जैसे जुकाम में होती है। क्यों हुआ? क्योंकि एक डक्ट होती है, नेजोलैक्राइमल डक्ट, और अगली फोटो उसी की है, नेजोलैक्राइमल डक्ट। मैं इसलिए मतलब कि इसमें टाइम दे रहा हूं कि ये वाली चीज रटनी नहीं है, मतलब रट के करोगे तो मजा नहीं है इसमें, फिर भूल जाओगे। अब देखो, ये किसी की आंख है और इसको आ रहे हैं आंसू, लेकिन इसने आंसू यहाँ रोक लिए, मतलब इसने रोया नहीं। लेकिन अगर कोई नहीं भी रो रहा है, अपन उसकी शक्ल लेकर पता चल जाता है कि ये रो चुका, मतलब रो रहा है, तो आंसू जब टपकेंगे तो वो इधर भी तो आएंगे नाक के अंदर, तब जो स्थिति उत्पन्न होगी वो यही तो है, प्रतिशाय उत्पन्न हो गया, जुकाम जैसे लक्षण उत्पन्न हो गए। प्रतिशायो अक्षी रोगश्च, टीयर प्रोडक्शन प्रॉपर है, टीयर एक्सक्रीशन रोका जा रहा है, अंदर
जो टीयर डक्ट्स है वो पूरी भर जाएगी आंसू से, फिल रहेगी, उनमें प्रेशर रहेगा, तो नेत्र रोग होना स्वाभाविक। अभी जो मैंने तुमको बात कही कि हर बात को मैं पीता गया और वो हर बात मुझे खाती गई, वो बात खाती है का मतलब क्या है? वो लोग जो रो नहीं पाते थे उन रोगों में कार्डियक इवेंट होने के चांस ज्यादा होते हैं। अपने जनरली ऐसा सुना है ना कि रोने से मन हल्का हो जाता है, किसी को अपनी परेशानी बताने से मन हल्का हो जाता है। और अब क्या है कि दुनिया हरामी है आज की, अगर तुम किसी को अपनी परेशानी बताओ तो बहुत सोच के बताना, कि जिसको तुम परेशानी बता रहे हो क्षण भर के लिए मन हल्का करने के लिए, वो उस बात को आगे आगे जाके पता नहीं कैसे रिप्रेजेंट करेगा और किन लोगों के सामने बोलेगा, और जो तुम्हारा दुख है उसको पता नहीं कितने लोगों के साथ में बैठ के और आनंद की तरह पेश करेगा। तो न तो मेरे हिसाब से लाइफ में सेलेक्टिव लोगों को ही दुख शेयर करने चाहिए और सेलेक्टिव लोगों को ही अपने सुख बताने चाहिए। अपने आप किसी को अपने सुख दिख रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन दुख तो पक्की बात है कि सेलेक्टिव लोगों से ही शेयर करने चाहिए। तो हृदय रोग, अरुचि, भ्रम, अब इसकी चिकित्सा। चिकित्सा तो सबको पता है, ये फेमस गाना है क्या, पीता हूं, बोलो बोलो, पीता हूं गम भुलाने के लिए, ऐसे तो सुना होगा, ऐसे तो बोलते हैं, पीता हूं गम भुलाने के लिए। क्या गम भुलाने के लिए? स्वप्न, मद, प्रिय गति। एग्जाम्पल दे रहा हूं, सुनना। तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है और उस पर कोई विपत्ति आ गई, मतलब कि उसके साथ में कुछ बुरा हो गया। बुरा कैसे? जैसे तुम्हें लग रहा था कि 2 में ही फेल होगा और उसे लग रहा था कि 1 आधे में फेल होगा, और वो 5 के 5 में या 6 के 6 में फेल हो गया, बुरा ही हुआ ना। अच्छा, तुम पास हो गए, ये उसके साथ में और बुरा हुआ, तो अब वो क्या है कि उसने रोना आ रहा था उसको और वो रोया नहीं कि इसके सामने नहीं रोऊंगा, ये तो पास हो चुका है ना। कभी आदमी जेलसी में भी नहीं रोता, कई बार उसके सामने बहुत रेस्पेक्टिव लोग बैठे होते हैं या जिनको बहुत मानता है, उनके सामने अपने आप को वीक नहीं, या कभी ऐसे लोग बैठे रहते हैं जो उस व्यक्ति को अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं, तो शायद वो नहीं रो पाता, बहुत सी कंडीशन होती है। तो आपके सामने वो नहीं रोया, लेकिन आपको पता चल गया, तो आप क्या कर सकते हैं? ज्यादातर लड़के जो करते हैं, नहीं करना चाहिए, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। लड़के क्या करते हैं? पास हो गए, दारू पीते हैं, फेल हो गए, दारू पीते हैं, नींद नहीं आ रही, दारू पीते हैं, नींद नहीं आ रही तो भी दारू पीते हैं, नींद आ रही तो भी दारू। मतलब यंग एज के जो लड़के होते हैं उनके अंदर ये व्यसन है, ऐब है, नशा, जिसको वो एंजॉय मानते हैं। तो एक तरह से एल्कोहल वहां पर क्या कर रहा है? उसकी टेंशन को कम करने के लिए, तुम्हें पता हो तो एल्कोहल मूड चेंज करता है। जैसे इनिशियल स्टेज पे वो क्या करता है कि हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस को रिलीज करवाता है, थोड़ा और पीता है तो क्रोध लगता है, थोड़ा और पीता है तो फिर सिर्फ क्रोध आता है, थोड़ा और पीता है तो फिर आदमी नाली मिलता है। ये मध्य की अवस्था है, अपन पढ़ेंगे जब मध्य और मदान्त पढ़ेंगे 24वें अध्याय में चर्चिक से। लेकिन एक चीज है जो यहाँ पे आपको देखनी चाहिए कि जो व्यक्ति टेंशन में है उसकी चिकित्सा में मध्य लिख रखा और उसकी चिकित्सा में एल्प्राजोलम भी लिख रखी है, नींद लेना। अभी प्रेजेंट टाइम में जितना स्ट्रेस लोगों में है या जितना एग्जर्शन है, लोग स्ट्रेस में होते हैं तो रिलैक्स की टैबलेट रखते हैं आजकल, जैसे एम्बुलेंस वगैरह खूब सारी टैबलेट्स आती है रिलैक्स की। उसके अंदर क्या होता है, माइल्ड सेडेटिव्स होते हैं, अगर उसकी डोज डबल कर दें तो नींद आ जाएगी। और अगर एक ही है, मतलब सिर्फ मूड एलिवेटर की तरह ले रहे हैं, तो फिर उससे क्या हो जाएगा कि उसकी ब्रेन की हाइपर एक्टिविटी कम हो जाएगी, संदमक होते हैं ये, दिमाग को काम नहीं करने देते, और डोज डबल करेंगे दिमाग सो जाएगा। अब मान लो तुम्हारा दोस्त ऐसा वो बोल रहा है कि नहीं यार एल्पाजोलम तो नहीं लूंगा, न सोऊंगा,
और सौभाग्य से वो दारू भी नहीं पीता है, तो फिर एक ही ऑप्शन बनता है, चल यार मूवी देख के आते हैं, या फिर आजा वेब सीरीज देखते हैं। आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, थिएटर तो बेचारे बंद हो गए, हो जाएंगे नहीं हुए तो प्रिय कथा क्या है? स्टोरी। पहले तो थे नहीं ना थिएटर, ना ओटीटी था, ना नेटफ्लिक्स था, नहीं था वो था। तो प्रिय कथा का मतलब हो गया मूवी। दारू सबको पता है, नींद मतलब एल्कोहल। और जो आदमी दुख में होता है वो आज भी यही तीन काम करता है, क्योंकि ये तीनों ही उसके ब्रेन को डाइवर्ट करेगी। सोएगा तो ब्रेन उन विषयों से हट जाएगा, पी ली तो और उन विषयों से हट जाएगा, और मूवी चला गया तो मूवी में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो मैंने ये क्यों बोला, इतनी सारी दारू की और पीता हूँ तुम बुलाने, क्यों बोला? तुम्हारे एंटरटेनमेंट लिए नहीं बोला, तुम गलती कर दोगे क्या? दारू सिर्फ गम वाले में आता है, और गम जब होता है तो आंसू आते हैं, क्योंकि आगे जाके निद्रा भी एक उदाहरण और आएगा। वहां दारू नहीं है, ऐसा नहीं कि नींद नहीं आ रही तो दारू पी लो, दारू पीने से नींद थोड़ी आएगी। दारू पीने से स्टार्टिंग में स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा, लेकिन जब स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा उसके बाद कौन रुकेगा? और पिएगा, और पिएगा तो नुकसान करेगा। ठीक, चलो अब आगे आगे बढ़ते हैं। तो आता है आपका निद्रा भी एक उदाहरण। एग्जाम का टाइम है, मान लीजिए आप सेकंड ईयर के बच्चे हैं और चरक संहिता पहले कभी पढ़ी नहीं, पहले सोचा कि अभी तो बहुत टाइम, 6 महीने पढ़ लूंगा। फिर लास्ट के 4 महीने में सोचा यार कोई कोचिंग कर लेता हूँ। फिर पता चला कि कोचिंग वाले सर ने बोला है कि वो सेव्ड वीडियो है, लाइव बैच तो अभी है नहीं, तो अब इसको अकेले नहीं पढ़ना, सर के साथ ही पढ़ना। बस सर के एग्जाम थोड़ी है, जब वीडियो पढ़े तो क्लास ले भाई, नहीं लेगा वो, उसे पता है कि 100 क्लासेस है, 100 क्लास है, मैं कैसे पढ़ूंगा। फिर वो हिसाब लगाता है, वो ये हिसाब नहीं लगाएगा कि रोज 1 घंटा पढ़नी है ना यार, 100 दिन में तो यही पढ़ूंगा, तो फिर बाकी कब पढ़ूंगा, जैसे बाकी के 24 घंटे वो पढ़ता ही होगा। अल्टीमेट ट्रूथ ये है कि उस आदमी ने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा चरक में, और आज सैटरडे है, कल संडे है, और सोमवार को उसका एग्जाम, और वो चरक लेके बैठ गया। अब चरक पढ़ रहा है एक रात में, एक दिन में, मतलब जो भी टाइम है 36 घंटे का, उसमें उसको पूरी चरक पढ़नी है फर्स्ट बार। सो नहीं सकता, डर लगेगा, जब डर लगता है तो नींद नहीं आती, तभी उसका एक क्लास में आता है, अरे चरक तो मेरी बहुत अच्छे से कर ली मैंने, पहले ही कर ली थी, उस टाइम ही क्लास में ही पढ़ी थी, फिर मैंने कहीं और भी पढ़ ली थी, और चरक में तो कोई टेंशन नहीं है, तो लास्ट एग्जाम है, अपने तो एग्जाम आज हो गई, उसका टेंशन डबल। तो गाली दे रहा मुझसे, साले हरामी तूने क्यों पढ़ी? ऐसा नहीं कि मैं भी पढ़ लेता भाई, तूने क्यों पढ़ी ये कहना चाह रहा है, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति सोएगा नहीं, सोएगा नहीं, सोएगा नहीं तो ये होगा जो इसमें लिख रखा क्या, जृंभा, अंगमर्त, उबासी ले रहा है, शरीर टूट रहा है, तंद्रा, तंद्रा का मतलब होता है नींद जैसा, मतलब नींद आ रही है जबकि आने वाली है, लेकिन ले नहीं पा रहा। अब शिरोरोग, अक्षी गौरव। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, और ये गलत करके आए ना तो घूंसे नहीं पड़ेंगे, जूते पड़ेंगे, सही बता रहा हूँ, चप्पलें पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ध्यान दोगे पक्का गलत नहीं करोगे। अभी ऊपर बढ़ा था शब्द एक उदाहरण छींक वाला, उसमें अक्षी रोग था, यह है अक्षी गौरव। नींद नहीं आने से आंखों के रोग नहीं होते हैं, आंखें भारी हो जाती, तो अक्षी गौरव पक्का निद्रा में आएगा। और शिरो रोग ये इसमें आ रहा, नहीं सोओगे हेडेक होगा, और वो शिरे शूली है, वो शिरो रोग में आएगा। चिकित्सा क्या? दारू पिला देंगे, अभी दारू नहीं पिलानी, उसको सुलाओ कि कोई बात नहीं, हर 6 महीने में एग्जाम होता है, चरक में फेल हो जाए इस बार, 6 महीने बाद फिर दे देना, अगर पढ़ के देगा तो पास हो जाए, लेकिन फिर फेल हो जाएगा, सुलाओ उसको भाई। डॉक्टर के हिसाब से तो यही कहेंगे अपन कि रेस्ट कर, एग्जाम एग्जाम हो जाएंगे। अगला है संवाहन। संवाहन का अर्थ है कि हाथ पांव को धीरे धीरे दबाना, जैसे ओल्ड एज के अंदर
नींद कम आती है, प्राय करके अपने घर के बुजुर्ग जो होते हैं वो जल्दी ही उठ जाते हैं सुबह, क्योंकि उस एज में जाके वात प्रकोप की स्थिति उत्पन्न होती है और कफ शरीर में कम बचता है, इसलिए नींद कम आती है। तो घर में जो भी बच्चा होता है 8-10 साल का, वो दादा या दादी के हाथ पांव दबाता है, या फिर घर के अंदर जैसे पिताजी हैं तो वो दादाजी के या दादी के हाथ पांव दबाते हैं जब वो सोते हैं उस टाइम। वो संवाहन है। उससे क्या होगा कि ओल्ड एज की वजह से थोड़ा बहुत चलने फिरने जो थकान हो गई मसल्स, उस पेन से रिलीफ मिलेगा और रिलीफ के साथ उनको नींद आ जाएगी। ठीक वैसे ही अगर तुम्हें अपने दोस्त को फेल कराना है तो चाहे उसके पांव पकड़ने पड़े, पांव दबाने पड़े, हाथ दबाने पड़े, दबाना और उसको सुला देना। लेकिन अगर तुम्हारे दोस्त को पास करवाना है तो उसको बोलना टाइम पे पढ़ाई शुरू करे, नहीं तो कुछ भी कर लेगा ना तो 36 घंटे में चरक नहीं होनी। तो स्वप्न दो की चिकित्सा हो गई, किसकी? गम वाले की भी और निद्रा वाले की, मतलब अश्रु की भी और निद्रा। लेकिन मध्य केवल अश्रु वेग विदारण की। संवाहन बहुत स्पेसिफिक है, एग्जाम आता रहता है। निद्रा वेग विदारण की चिकित्सा। यहाँ पर अंग मर्द के बारे में लिखा हुआ है। आचार्य चरक ने अंग मर्द 3 जगह लिखा है 13 विधारणी वेगों में, शुक्र वेग, शुदा वेग और निद्रा वेग विधारण। जबकि वाग्भट ने अंग भंग शब्द का प्रयोग किया है। बाकी सब तो चरक के समान ही है, खाली शुक्र वेग के स्थान पे मूत्र वेग माना है। और ये शुक्र और मूत्र का कंफ्यूजन होने का चांस पहले श्लोक से चल रहे, तो वाग्भट कंफ्यूज हो गया होगा। लेकिन चरक ने अंग मर्दो हृदय कथा बोला है शुक्र में, वो आपको याद है, तो वाग्भट की टेंशन नहीं, आपको पता है दूसरा लिखना है जो शुक्र के अलावा हो सकता है, मूत्र। बाकी शुदा और निद्रा इसमें आएंगे। और इवन वाग्भट ने निद्रा में तो अंग मर्द ही लिखा है, लेकिन फिर भी आप अंग भंग याद करें कि मूत्र, शुदा और निद्रा, इन तीनों में अंग मर्द लिखा, वो अंग भंग लिखा वाग्भट ने, पहले ऐसे याद करें। अंग भंग अंग मर्द का सामान्य अर्थ है, अपन बोलते हैं ना शरीर टूट रहा है, जनरलाइज माइल्ड बॉडी है, तो वो है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम वेग पढ़ते हैं धारणीय में से, और वो है श्रमजन्य श्वास। गुल्म हृदय रोग सम्मोहन, गुल्म हृदय रोग सम्मोहन। श्रम निश्वास धारणा। श्रम निश्वास धारणा क्या मैं बता देता हूँ। प्रैक्टिकल एग्जाम था, कॉलेज 4th फ्लोर पे, तुम हो गए रास्ते में लेट, और तुम्हारा है रोल नंबर 2, और रोल नंबर 1 और 2 को साथ ही बुला लिया, और तुम पहले लेट हो। अब तुम्हारे पास कॉलेज से फोन आता है, उस टाइम तुम 1 किलोमीटर दूर हो, और तुम्हें बोला जाता है कि तुम्हारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया, तुम्हारे साथ वाला आगे बैठा, तुम कहाँ हो? उस टाइम दिमाग खराब हो जाता है। आप आनंद फानन में आए, फिर 4 फ्लोर भाग के चढ़े जल्दी जल्दी सीढ़ियों से, अब सांस फूल रही है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही कि एग्जामिनर के सामने बैठ के और हाँफ सके, सर सर, ऐसा नहीं हो सकता। कि तुम बताइए, इससे तो वो और चिढ़ेगा कि टाइम पे नहीं आ सकते क्या। अगर इसको रोका तो क्या गड़बड़ होगी? देखो, ये लंग्स वाला एरिया है, यहीं से होके, और ये जीआई वाला एरिया है, यहाँ ऊपर ट्रेकिया और इसोफेगस दोनों होती है। एपिग्लोटिस आपके ट्रेकियल रूट की सेफ्टी रखता है, ताकि उसमें फूड कंटेंट, सलाइवा कुछ भी नहीं जाए। लेकिन श्वास जब आपको आ रही है, बहुत तेज तेज हाँफ रहे हो, आप क्या करोगे? जितना हो सकता है श्वास लेने की कोशिश करोगे। उस कंडीशन में इस वाले एरिया प्रेशराइज हो जाता है। क्यों? आप जो हाँफ रहे हैं, आप तभी रिलैक्स फील करेंगे जब गहरी सांस लेंगे। तो अगर ले गहरी रहे हो तो उसमें तो कोई आवाज नहीं आती, उसके बाद छोड़ने की वापस तेज है, और छोड़ने में डर लग रहा है कि वो अड़का देगा अगर सांस की आवाज आ गई तो। अब जैसे ही डरते हुए श्वास रिलीज करेंगे, तो जो आपका फोर्सफुल एक्सपिरेशन है, उसकी एयर कहां चली जाएगी? इस रूट के थ्रू, जीआई रूट। एक कंसेप्ट तो ये है समझने। अब जीआई रूट में जाएगी
तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे खूब सारी एयर का गोला बन जाएगा, गुच्छा बन जाएगा, उसको गुल्म रोग कहते हैं। ऐसे नहीं समझना चाहो तो आप ऐसे समझ लो कि जो आपके लंग्स है उसमें आपने एयर इनहेल तो प्रॉपर कर ली, डीप रेस्पिरेशन से बाहर नहीं निकाल पा रहे, तो अंदर की तरफ उदान वायु प्राण वायु कुपित होगी और वो गुच्छा बन गई, उसको गुल्म कहते हैं। अल्टीमेट ट्रुथ ये है कि थोरेक्स वाले रीजन में जो कंप्रेशन है वो क्रिएट हो रहा है क्योंकि आप एक्सपायरेशन नहीं कर पा रहे एयर का। और ऐसी स्थिति में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वो ये है, गुल्म, हृदय रोग, सम्मोह। अब अगर तुम एयर को बाहर नहीं निकालोगे, अंदर तो CO2 का अमाउंट बढ़ रहा है, लंबे टाइम तक अगर आपने ऐसा करा तो ब्लड में ऑक्सीजन लेवल डाउन, ऑक्सीजन डाउन होते क्या हो जाएगा, कोलैप्स। हृदय रोग से तात्पर्य यहाँ ये है कि कंप्रेशन फील हो रहा हार्ट। और गुल्म मैंने आपको बता दिया कि GI रिलेटेड डिजीज है, वात के प्रकोप से होती है, अग्निमांद्य साथ में होता है। और गुल्म का तात्पर्य होता है झाड़ी, गुच्छा। तो और गुल्म रोग में गुच्छा किस चीज का बनता है, वात का, तो वात का गोला बन गया। गोला क्यों बना, क्योंकि आपने बाहर नहीं निकल। तो गुल्म हृदय रोग समूह है पक्का किसमें, श्रमजन्य श्वास। चिकित्सा अगर एग्जाम में बोल दे बेटा कोई बात नहीं, 10 लोगों के बाद में आ जाना, तो बाहर जाकर पहले आराम सांस ले, पानी पी और थोड़ा पढ़ ले, ये विश्राम। और दूसरा वात घनिष्ठ क्रिया है, वात नाशक। बच्चों को क्लास में जितना खींच सकते हो खींचो, जितना डांटना हो डांटो, जितना पढ़ाना हो पढ़ो। एग्जाम में बच्चे को कभी डराना नहीं चाहिए। अगर तुम भी कभी टीचर बनोगे इस बात का ध्यान, उसे सपोर्ट करना। क्योंकि कभी कभी क्या मतलब बहुत से बच्चे है ना, वो इसलिए परफॉर्म नहीं कर पाते डर के मारे। तो तुम्हारे साथ में ये होना चाहिए। देखो क्लास में अगर नहीं डांटोगे वो पढ़ेगा नहीं, है ना। एक वो है ना कहावत, भय बिना प्रीत नहीं, ऐसी है, वैसे रूढ़ी बात है। ये उस वाली प्रीत में अप्लाई मत करना कि मैं इसको डरा के रखता हूँ तो भी मेरे साथ रहेगी, वो नहीं है, वो चीजें है ही नहीं, लंबे टाइम चलने वाली चीजें नहीं है वो। लेकिन पढ़ाई के मामले में भय बिना प्रीत नहीं। अगर आप किसी का अनुशासन में नहीं रहेगा तो पढ़ नहीं पाए, ठीक है। चलो अब ये तो आपके हो गए 13 है धारणी भी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे, सारी चीजें मैंने कोशिश करी यहाँ कंपाइल करने की। धारणी वेग अपन पढ़ेंगे कल। और क्या, हाँ इसमें 13 है धारणी वेग में अगर किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, जल्दी से पूछ लो, या कोई चीज नहीं समझ। और मेरे हिसाब से एक एक चीज एक्सप्लेन करके समझा दी तो आ जानी चाहिए समझ में, ऐसा कुछ बचना नहीं चाहिए। क्योंकि आगे वालों को, पहले वालों को तो आई थी, तुमको नहीं आ रही, तुम समझ लो कि इन दोनों में से तुम क्या। समझ गए, अरे बोलो, अबे हाँ ना तो बोल रहे यार। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आ गई, चलो ठीक है। जाओ फिर पढ़ो, और ऐधारणी पढ़ेंगे कल।